इतिहास में देख रहे थे हम लोग भारतीय राज्यों का उदय, ठीक है, या फिर देशी राज्यों का क्या उदय देख लिए थे। अब आगे देखेंगे क्या चीज, ब्रिटिश द्वारा स्थापित नीतियां। कौन सी वह नीतियां थी जिससे भारतीय तंग आकर क्या करने लगे, विद्रोह की स्थिति पैदा हो गया और 1857 की क्रांति की नींव रखी। ठीक है, तो क्या देखेंगे, ब्रिटिश द्वारा स्थापित नीतियां, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा स्थापित नीतियां, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा क्या चीज, स्थापित नीतियां, ठीक है, पॉलिसीज स्टेबल, पॉलिसीज स्टेब्लिश ऑफ द बाय द ब्रिटिश, ठीक है, पॉलिसीज स्टेबल बाय द ब्रिटिश। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक, हम लोगों ने अभी तक देखा, ठीक है, क्या देखा, अभी तक देखा, क्या क्या देखा कि अंग्रेज क्या है, भारत आए, किस रूप में आए, व्यापारी की बनकर क्या है, भारत आया। कहाँ आया, भारत आया, और भारत आया तो धीरे धीरे क्या हुआ, मुगलों का पतन होने लगा। ठीक है, मुगलों का पतन देखिए, मुगलों का पतन, इसके बाद देखिए जैसे जैसे मुगलों का पतन होते गया, देसी राज्यों का क्या हुआ, देसी राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, क्या हुआ, देसी राज्यों का उदय हुआ, और अंग्रेजों द्वारा देसी राज्यों पर क्या करने लगे, अधिकार करने लगे, क्या करने लगे, अधिकार करने लगे। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा देसी राज्यों का, देशी राज्यों पर अधिकार क्या करने लगे, अधिकार करने लगे, और इन जीते हुए राज्यों पर क्या करने लगे, अपनी पॉलिसी, क्या करने लगी, अपनी पॉलिसी स्टेबल करने लगी। ठीक है, क्या करने लगी, पॉलिसी स्टेबल करने लगी। ठीक है, इसे हम कैसे देखेंगे, तो उपनिवेशवाद के चरण के रूप में देखेंगे। जैसे अंग्रेज पहले किस आया, और वाणिज्यिक पूंजीवाद के रूप में, ठीक है, किसके रूप में, वाणिज्यिक मतलब व्यापार की दृष्टि से, फिर वो औद्योगिक पूंजीवाद अर्थात औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल पूंजीवाद के रूप में फिर होने लगा, उसके बाद फाइनेंशियल या फिर वाणिज्यिक पूंजीवाद के रूप में। ठीक है, तो इसके तीन चरण थे, कौन से, इसके तीन चरण, तो उपनिवेशवाद के, किसने, उपनिवेशवाद के तीन चरण, उसमें देखेंगे अलग अलग नीतियां, उपनिवेशवाद के चरण, या फिर तीन चरण नहीं कहकर क्या कर लेंगे, चरण कर लेंगे, और इसे बांट लेंगे। ठीक है, कितने, तीन चरण में, इसे बोलेंगे प्रथम चरण, इसे बोलेंगे द्वितीय चरण, और इसे बोलेंगे तृतीय चरण। ठीक है, कौन कौन सा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है, प्रथम चरण स्टार्ट होता है कहां से, 1757 से, कहां से, 1757, कहां तक, 1813। द्वितीय चरण आता है आपका 1813 से 1858। ठीक है, 57-58, क्योंकि इस वक्त क्या था, 13 से 57 के बीच क्या था, कंपनी के हाथों में क्या था, शासन था, और इसके बाद से कंपनी के हाथ से क्या चला जाता है, शासन चला जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, चला जाता है, और महारानी क्या कर लेते हैं, शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेता है। तीसरा चरण अगर बात करेंगे तो 1858 से 1947 भारतीय स्वतंत्रता तक, कहां तक, भारतीय स्वतंत्रता तक। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसमें बात करेंगे किसका, वाणिज्यिक पूंजीवाद, वाणिज्यिक को क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल ना, कॉमर्शियल, इसको कहेंगे आपको क्या चीज, इस समय उसका नीतियां कैसा था, तो औद्योगिक, कैसा था, औद्योगिक पूंजीवाद, और लास्ट कैसा था, यहाँ वाणिज्यिक, औद्योगिक, और लास्ट कैसा था, वित्तीय, कैसा था, वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय
पूंजीवाद। ठीक है, वित्तीय औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक को क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियल पूंजीवाद। और एक को क्या बोलते हैं, लास्ट क्या बोलेंगे हम लोग? वित्तीय को क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, है ना, क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल पूंजीवाद। ठीक है, ये कहां तक है? ये कहां तक देखिए, वाणिज्यिक एकाधिकार चार्टर एक्ट तक था। किस, कहां तक था? चार्टर एक्ट तक था। ठीक है, इसके बाद ये औद्योगिक पूंजीवाद या इंडस्ट्रियल द्वितीय चरण कहां तक था? कंपनी के शासन तक। कहां तक था? कंपनी के शासन, कंपनी के शासन। और ये कहां तक आ जाएगा आपका? स्वतंत्रता। कहां तक? स्वतंत्रता तक। कहां तक? स्वतंत्रता तक। ठीक है, इसे क्या करेंगे, देखेंगे। अब मैं यहाँ बात किया कि व्यापारी बनकर भारत आए, मुगलों का पतन धीरे धीरे हुआ, देशी राज्यों का उदय हुआ, देशी राज्यों पर अधिकार किए और जीते हुए क्षेत्र पर क्या किए? अपनी पॉलिसी स्टार्ट किए। तो पॉलिसी कौन कौन सा था? तो पॉलिसी था आपका कौन कौन सा? एक तो सामाजिक, कैसा था? सामाजिक धार्मिक, सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक और आर्थिक, राजनीतिक और आर्थिक था। हम लोग बात करेंगे किसका? राजनीतिक और आर्थिक का। किसका बात करेंगे? राजनीतिक और आर्थिक का, क्योंकि सामाजिक में भी तो बहुत सारे ऐसे नीतियां थे जो हिंदुओं के धर्म के क्या था? अपोजिट था, या फिर हिंदुओं के प्रति उनका नीतियां कैसा था? क्रूर था, असहनीय था। ठीक है, धार्मिक नीति की बात करूं तो धार्मिक दृष्टि से भी क्या करते थे? हमारे हिंदू धर्म का क्या करते थे इन लोग? मतलब बेकार समझा जाता था, और इसका बहुत सारे मंदिरों और ऐसी चीजों का क्या करते थे? नीतियां लागू कर करके उसे क्या करते थे? मतलब एक तरीके से उसे जड़ से उखाड़ देने की कोशिश किया। ठीक है, तीसरा बात करेंगे राजनीतिक और आर्थिक। कौन सा? राजनीतिक और आर्थिक पॉलिसी के बारे में। ठीक है, क्या करेंगे? राजनीतिक और आर्थिक पॉलिसी के बारे में। और ये चरण कौन कौन से? तो प्रथम चरण वाणिज्यिक पूंजीवाद, कॉमर्शियल। ठीक है, उसके बाद जब बात किया हुआ तो अंग्रेज लोग औद्योगिकरण के बारे में सोचा, क्योंकि इस समय कहाँ? इंग्लैंड में औद्योगिकरण चल रहा था। ठीक है, यूरोप में क्या किया था? औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुका था। और उसके बाद क्या था? वित्तीय पूंजीवाद। क्या? वित्तीय पूंजीवाद। ठीक है, बात करेंगे किसका? राजनीतिक और आर्थिक पॉलिसी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? राजनीतिक और आर्थिक पॉलिसी के बारे में। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम लोग पहला किसका? द्वैध शासन। किसका बात करेंगे? द्वैध शासन। सबको याद है? ठीक है, मैं बार बार बता चुका हूं द्वैध शासन। बंगाल विजय के पश्चात जो इलाहाबाद की संधि होता है, तो क्या होता है? इलाहाबाद की संधि कब होता है? बक्सर युद्ध के बाद, लॉर्ड क्लाइव 1765 ईस्वी में। ठीक है, कब? 1765 में। द्वैध शासन लाने वाला कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कब आया? तो 1765, 1765 इलाहाबाद की संधि के बाद। कब? इलाहाबाद की संधि कहाँ लागू हुआ? तो बंगाल में। कहाँ हुआ? तो बंगाल में। ठीक है, बंगाल में क्या होने लगा? द्वैध शासन की शुरुआत करने वाला कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव 1765 में। कब? 1765 में। कहाँ इसे द्वैध शासन लागू किया गया? तो बंगाल में। कहाँ? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। कब? इलाहाबाद की संधि या फिर बक्सर युद्ध के बाद। ठीक है, इसकी प्रावधान क्या था? तो एक था कैसा? दीवानी अधिकार, और दूसरा था सूबेदारी या फिर क्या चीज? फौजदारी अधिकार। ठीक है, तो बात करेंगे किसका? दीवानी अधिकार का। दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार के अंतर्गत क्या क्या आ जाता था? जैसे आपका हो गया भूमि कर। क्या चीज? भूमि कर। और भूमि संबंधित जो भी मुकदमा था, क्या था? भूमि संबंधित जो भी मुकदमा था। ठीक है, तो भूमि कर क्या हो जाएगा आपका? भूमि कर क्या हो जाएगा? भूमि कर बोल दिया तो हो गया। भूमि कर वसूलना। ठीक, गुड। भूमि कर वसूलना और जमीन संबंधी दीवानी मुकदमा,
किसके पास था, का अधिकार किसके पास था, कंपनी के पास। किसके पास था, कंपनी के पास। ठीक है, इसे एक होता था भूमि से जितने भी दीवानी कर वसूलना था वो किसके पास था, अंग्रेज के पास या कंपनी के पास था। और जमीन संबंधी जितने भी दीवानी मुकदमा था उसके निर्णय कौन ले सकता था, कंपनी ले सकता था। कौन, कंपनी या कंपनी के जो भी सदस्य हैं वो। ठीक है, दूसरा क्या था, तो दूसरा था आपका सूबेदारी या फिर निजामत। क्या था, सूबेदारी या फिर निजामत। सूबेदारी या फिर निजामत। सूबेदारी या फिर निजामत। इसके अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा क्या आ गया आपका, आंतरिक सुरक्षा आ गया, शांति सुव्यवस्था, न्यायिक एवं फौजदारी, न्यायिक एवं फौजदारी निर्णय कौन लेता, नवाब। किसके अधिकार में था, नवाब के। किसके अधिकार में आ गया, नवाब के अधिकार में। और इस प्रकार बंगाल में एक समय पर दो शासन की व्यवस्था हुआ और बंगाल में क्या होने लगा, जो अधिकार और दायित्व तो क्या हो गया, अलग अलग में बढ़ गया। अलग अलग हिस्से में क्या हुआ, बढ़ गया। क्या हुआ, अलग अलग हिस्से में बढ़ गया। ठीक है, और इस द्वैध शासन का अंत कौन करता है, तो वारेन हेस्टिंग करता है। कौन करता है, वारेन हेस्टिंग। कब करता है, तो 1772 में। ठीक है, याद रखना 1772 में वारेन हेस्टिंग। कौन, वारेन हेस्टिंग्स क्या करता है, इसे समाप्त करता है। क्या करता है, समाप्त कर देता है। किसे, आपका द्वैध शासन को। किसे, तो आपका द्वैध शासन को। कारण क्या था पूछेगा कि द्वैध शासन लागू करने के कारण क्या था, तो जो प्रशासनिक दायित्व थे उससे क्या करते, अंग्रेज बचना चाहते थे। क्या करते थे, बचना चाहते थे। और भारतीय व्यवस्था को उन्हें क्या था, कम ज्ञान था। जो स्थानीय विद्रोहों से बचना उनका क्या था, एक कारण कहा जा सकता है। और जो कार्यबल की कमी भी क्या थी, कंपनी के पास कमी थी कार्यबल की, तो उसे क्या करना पड़ा, द्वैध शासन लागू करना पड़ा। और जो भूमि कर है या फिर भूमि संबंधित जो भी क्या क्या था मुकदमा था वो कंपनी अपने पास रखा। और न्यायिक, शांति व्यवस्था, सुव्यवस्था और फौजदारी संबंधित मुकदमों का अधिकार किसको दे दिया गया, नवाब को दे दिया गया। क्या क्या किसे दे दिया गया, नवाब को दे दिया गया। ठीक है, चल इसे नोट करो फिर आगे देखें। द्वैध शासन के बाद देखते हैं हम लोग कौन सा, घेरे की नीति। दूसरा कौन सा देख लेते हैं, घेरे की नीति। रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ फेंस। ठीक है, घेरे की नीति। कौन सा, घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ फेंस। ठीक है, यहां तक वारेन हेस्टिंग द्वारा लाया जाता है इसे। किसके द्वारा, तो वारेन हेस्टिंग। इसके द्वारा वारेन हेस्टिंग कब, 1772 से 85। कहां तक, 1772 से 85 के बीच वह क्या क्या नीति अपनाता है, तो उसे कहा जाता है अहस्तक्षेप की नीति। क्या कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग 85 के दौरान क्या करता है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। क्या करता है, हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। इसका उद्देश्य क्या है पूछेगा, क्या चीज, इसका उद्देश्य तो ब्रिटिश राज्य के या फिर जीते हुए प्रदेशों के पास क्या करना, बफर स्टेज की स्थापना करना। क्या करना, ब्रिटिश राज्य के पास बफर स्टेज स्थापना। इसका क्या था, उद्देश्य था। क्या था, उद्देश्य था। और साथ में क्या करना, पड़ोसी राज्यों से संधि, पड़ोसी राज्यों से क्या करना, संधि करना। क्योंकि उसे क्या क्या चाहिए था, आंतरिक सुरक्षा या फिर बाहरी, दोनों प्रकार से क्या क्या चाहिए था, उनसे सुरक्षा चाहिए था। क्या चाहिए था, सुरक्षा चाहिए था। रिंग ऑफ फेंस क्या है बोलेगा, तो याद रखना, जैसे ये क्या था, बंगाल। ठीक है, क्योंकि बंगाल को क्या था,
ब्रिटिश जीत चुका था, ठीक है। इस पर क्या था, उनका अधिकार था। और इसके जो पड़ोसी राज्य था, ठीक है, या फिर पड़ोसी देशी राज्य था, उसे क्या करना, संधि करना। क्या करना, संधि करना। और इसे क्या करना, रिंग के प्रकार एक दूसरे से जोड़ना। और जब भी कभी आक्रमण होता है तो क्या करना, इसे सहयोग लेना या फिर इससे मदद लेना, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फेंस, ठीक है, रिंग ऑफ फेंस कहा जाता है, ठीक है। और इसका खुद उन लोग क्या कर लेते हैं, उल्लंघन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उल्लंघन कर लेते हैं। खुद वारेन हेस्टिंग क्या करता है, वारेन हेस्टिंग क्या करता है, मराठा के साथ क्या करता है, युद्ध करता है, ठीक है। मराठा के साथ क्या करता है, युद्ध करता है। साथ में द्वितीय आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर लड़ते हैं। उसी प्रकार आपका जो कार्नवालिस है, कौन, कार्नवालिस हैं, वो भी क्या करता है, टीपू सुल्तान के साथ, किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ क्या करता है, युद्ध करता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ क्या करता है, इसका उल्लंघन करता है। मैसूर के साथ ये क्या कर देते हैं, इसका उल्लंघन कर देता है। क्या कर देता है, उल्लंघन कर देता है। लेकिन यह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एक प्रमुख क्या था, नीति था या फिर पॉलिसी था, जिससे क्या कहा जाता है, घेरे की नीति किसने लाया, तो वारेन हेस्टिंग ने। कब लाया, तो 1772 में। कब तक, तो 85 तक, ठीक है। कब तक, 85 तक। इसका उद्देश्य क्या था, तो जो जीते हुए देशी राज्य थे, ठीक है, उसके बीच में एक बफर स्टेज स्थापित करना और ब्रिटिश राज्य की सुरक्षा के लिए क्या करना, पड़ोसी राज्यों से संधि करना। क्या करना, संधि करना, ठीक है, यहां तक, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कौन सा अगला, सहायक संधि। कौन सा देखेंगे, सहायक संधि किसने लाया, तो वेलेजली ने, ठीक है। किसने लाया, तो वेलेजली ने। ये भी एक क्या था, प्रमुख पॉलिसी था अंग्रेजों का, सहायक संधि। कौन सा, सहायक संधि। कब से कब तक, तो 1798 से 1805, ठीक है। कब से कब तक, तो 1798 से 1805, 1805 ईस्वी। लाने वाला कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली। कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली। 1798 से 1805। इस सहायक संधि क्या था, तो इस दौरान क्या हो चुके थे, जो कंपनियां था वह सैन्य दृष्टि से क्या हुआ था, अब काफी मजबूत हो चुका था। क्या हो चुका था, काफी मजबूत हो चुका था। और वेलेजली चाहते थे कि कंपनी को एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में क्या करना, स्थापित करना। क्या करना, सर्वोच्च शक्ति के रूप में उसे स्थापित करना। और इसके लिए वह क्या करता है, अपने जो विजित क्षेत्र थे या फिर जो क्षेत्र थे, उसे क्या करते थे, सहायक संधि करते थे। क्या करते थे, सहायक संधि करते थे। इसमें प्रमुख 4 बात प्रमुख है, कौन कौन से, तो एक विदेशी संबंध था, ठीक है। क्या था, विदेशी संबंध। प्रावधान को देख लेते हैं। प्रावधान में प्रमुख रूप से क्या क्या था, तो जो भी देशी राज्य था और जो सहायक संधि स्वीकार करते थे, क्या करते थे, देशी राज्य जो क्या करते थे, सहायक संधि स्वीकार करते थे, उसे क्या करना, जितने भी उसे एक विदेशी संबंध था उसे कंपनी के हाथ में दे देना, ठीक है। क्या कर देना, कंपनी के हाथ में दे देना। विदेशी संबंधित संबंध किसके हाथ में आ गया, कंपनी के हाथ में, ठीक है। कंपनी के हाथ में आ गया। उसके बाद है सेना और सुरक्षा। जो भी राज्य सहायक संधि रखते थे वह क्या करते थे, सेना रखते थे अपनी खर्चे पर, ठीक है। क्या करता था, अपनी खर्चा पर ब्रिटिश सेना रखते थे उस राज्य में, और उसकी खर्चा कौन देते थे, राज्य देते थे, ठीक है। जो राज्य सहायक संधि स्वीकार किए हैं वो क्या करता था, वो उस सेना को रखते थे और उसकी क्या करते थे, खर्चा स्थापित करते थे। और बदले में वो लोग क्या करते थे कि जब भी बाहरी आक्रमण होगा, ठीक है, इसे ऐसे लिख देता हूं, ब्रिटिश सेना रखना पड़ता था। और क्या करता था, खर्चा कौन उठाता था, और इसकी खर्चा कौन उठाता था,
वो राज्य उठाता था। कौन उठाता था? राज्य उठाता था। तीसरा क्या था? तो तीसरा यह था कि जो क्या था, ब्रिटिश रेजिमेंट रखना। ठीक है, किसमें? दरबार में क्या करना, राज्य अपने दरबार में क्या रखता? ब्रिटिश रेजिडेंट। क्या रखता? ब्रिटिश रेजिडेंट। क्या करता? ब्रिटिश रेजिडेंट और अन्य यूरोपी से। ठीक है, अन्य यूरोपी से क्या नहीं कर सकते थे इन लोग? अन्य यूरोपी से व्यापार संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। व्यापार संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। और बदले में, ठीक है, बदले में कंपनी क्या कहता था कि जब भी आप पर बाहरी आक्रमण होगा तो उस समय सेना का क्या करेंगे हम लोग? आपका मदद करेंगे। ठीक है, बाहरी आक्रमण से रक्षा। ठीक है, बाहरी आक्रमण से रक्षा। ठीक है, बस एक ही अपॉर्चुनिटी दिया था उसे, क्या क्या करना? बाहरी आक्रमण से रक्षा। और एक सहायक संधि इतना कारगर था कि क्या करते थे, जब अंग्रेज राज्य से क्या करते थे? सहायक संधि करते थे और वहां अपना सेना भेजते थे और वह राज्य उस सेना का क्या करता था? खर्चा उठाता था। और जब भी कुछ होता तो उस सेना का नेतृत्व कौन करता? ब्रिटेन करता। ठीक है, अब उस सेना को भेजकर उस राज्य के संपूर्ण जानकारी क्या कर लेते थे? एकत्रित कर लेते थे और मौका देखकर क्या कर लेते थे? वहां पर आक्रमण कर देते थे। ठीक है, क्या कर देते थे? कर देते थे। विदेशी संबंधी जो भी संबंध था वह कंपनी के हाथ में आ गया। ठीक है, राज्य को सेना रखना पड़ा जिसका नेतृत्व तो कंपनी कर रहे थे। अपने दरबार में राज्य ब्रिटिश रेजिमेंट रखने के लिए बाध्य हो गया और ब्रिटेन के अलावा और कहीं भी आप यूरोपी से व्यापार संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। ठीक है, इतना ठीक है। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो 1898 में सबसे पहला कौन स्वीकारता है? हैदराबाद। कौन स्वीकारता है? हैदराबाद। कब? 1798 में। कौन स्वीकारता है? हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद 1799 में। फिर हैदराबाद के बाद में क्या पढ़ाया था आपको? मैसूर। क्या पढ़ाया था? मैसूर। ठीक है, तो मैसूर कब कब करता है? तो 1799 में। 1799 में ही कौन? तंजौर। कौन 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 स्वीकार करता है? तंजौर। ठीक है, कौन? तंजौर। और 1801 में कौन स्वीकार करता है? अवध। कौन स्वीकार कर लेता है? मैं अवध पढ़ाया हूं ना 1801 में। कब? अली शाह था ना, वाजिद अली शाह, जिसे क्या कर दिया था? जेल भेज दिया था। वहीं उसका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और उसकी पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल। तो 1801 में किसने स्वीकार किया था? अवध ने। ठीक है, कब? अवध ने। 1802 में, 1802 में आपका कौन? सिंधिया। कौन? सिंधिया। और 3 में मराठा, सॉरी 2 में कौन था? मराठा। 3 में सिंधिया था। ठीक है, तो 2 में किसने स्वीकार किया? तो मराठा। 3 में किसने स्वीकार किया? तो सिंधिया। सिंधिया। और 4 में, कब? 4 में कौन स्वीकार कर लेता है? गायकवाड़। कौन स्वीकार कर लेता है? गायकवाड़। ठीक है, 1802, 1803, 1803 में कौन? गायकवाड़। क्या कर लिया? सहायक संधि स्वीकार कर लिया। पूछेगा तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। कब? तो 1798 में। दूसरा मैसूर 1899 में। तीसरा 99 में ही तंजौर। और 1801 में कौन? अवध। अवध इंपॉर्टेंट है क्योंकि वह एक कारण भी बनता है 1857 की प्रमुख, जिससे अवध के क्षेत्र का नेतृत्व कौन करता है? वाजिद अली की पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। ठीक है, तो सहायक संधि किसने लाया? तो किसने लाया जी? लॉर्ड वेलेजली। किसने लाया? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, इसका कारण क्या था पूछेगा। क्या चीज? कारण पूछेगा तो राज्यों पर क्या करना? प्रत्यक्ष नियंत्रण करना। क्या करना? राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना। बाजार की आवश्यकता थी कि सहायक संधि के द्वारा वहां के जो व्यापारी थे वो केवल अंग्रेजों से करे जाए और वहां से कच्चा माल लिया जाए। ठीक है, कच्चे माल की आवश्यकता थी। और आंतरिक सुरक्षा भी क्या था? एक प्रमुख कारण था सहायक संधि लाने का। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा? तो राज्य सामाजिक रूप से क्या हो गए? कमजोर हो गए। क्या हो गया? सामाजिक रूप से कमजोर हो गया। राज्य की स्वतंत्रता और संप्रभुत्व क्या किया? खो चुका था। सैनिकों में, क्योंकि सैनिक खुद के खर्चा में रखना पड़ता था तो सैनिकों को हटा दिया गया। अंग्रेजी सैनिक वहां रखा गया तो अंग्रेज सैनिकों की क्या हो गया? बेरोजगारी बढ़ती गई और क्या हो गया? अपनी कृषि पर क्या हुआ? अधिक दबाव बढ़ने लगा। ठीक है, अधिक दबाव क्या करना?
बढ़ने लगा। और इस प्रकार इस नीति सहायक संधि एक राज्य के लिए क्या हुआ, विनाशकारी साबित हुआ। क्या हुआ, विनाशकारी साबित हुआ। ठीक है, चलो इसे नोट करो। चलो सहायक संधि के बाद देख लेते हैं व्यापगत, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, हड़प नीति। इसी को क्या बोलते हैं, व्यापगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। ठीक है, किसने लाया था, तो सबको पता है लॉर्ड डलहौजी। किसने लाया, तो लॉर्ड डलहौजी ने कब, 1848। कब, 1848 ईस्वी में। ठीक है, यह डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, या व्यापगत हड़प नीति क्या है, तो राज्यों के उत्तराधिकारी संबंधित मामले जैसे गोद लेने का अधिकार था, उसमें कंपनी द्वारा हस्तक्षेप कर उसका क्या कर लेना, विलय कर लेना। इस पद्धति को क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति। ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, राज्यों के उत्तराधिकारी मामला कैसा था, तो गोद लेने का अधिकार में क्या करना, हस्तक्षेप कर राज्य का विलय करना। ठीक है, किसने लाया, तो लॉर्ड डलहौजी। याद रखना 1848। ठीक है, किसने लाया, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, कारण पूछेगा तो आपको कारण में क्या बताना है, तो सबसे पहले आपका साम्राज्य विस्तार की नीति। ठीक है, क्या चीज, साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। और उस समय क्या था, इंग्लैंड में क्या था, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, क्या चालू हो गया था, औद्योगिक क्रांति। तो उसके लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए, कच्चा माल चाहिए। देशी राज्यों के बीच क्या हो रहा था, मध्यस्थता स्थापित हो रहा था, उसे क्या करना, समाप्त करना। ठीक है, तो बाजार व्यवस्था, कच्चा माल की प्राप्ति और देशी राज्यों के मध्य मध्यस्थता समाप्त करना। क्या करना, समाप्त करना। ठीक है, ये क्या थे, इसके कारण था, हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लाने का ये कारण था। ठीक है, कौन कौन से ऐसे देशी राज्य है जिसे व्यापगत हड़प नीति की तरफ क्या किया गया है, विलय कर लिया गया है, तो 1848 में। कब, 1848 में सबसे पहले कौन सा, सतारा। 1849 और 1850 में सबसे पहले कौन हुआ था, सतारा हुआ था। दूसरा हो गया आपका कौन सा, संबलपुर, और तीसरा बघार। संबलपुर और तीसरा हो गया कौन सा, बघार। और बात करूं 1852। ठीक है, 52, 1853 और 1854। कब, 1854। 52 में किसका हुआ था, तो जो छत्तीसगढ़ के एरिया में आने वाला कौन सा, उदयपुर था ना, उदयपुर, उसके बाद झांसी, उसके बाद नागपुर। ठीक है, तो यहाँ कौन सा, झांसी, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा आ जाएगा आपका, उदयपुर। 52 में ना, उदयपुर जो कहाँ आता था, छत्तीसगढ़ एरिया का। ठीक है, उसके बाद कौन सा आपका, झांसी, उसके बाद कौन सा, नागपुर। ये क्या है आपका क्रम है, किस पद्धति से विलय किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति के अंतर्गत। ठीक है, 1856 में अवध को भी क्या किया गया, इसमें हड़पगत नीति के अंतर्गत मिला लिया गया। और वहां के वो जो शासक थे, नवाब कौन थे जी, वाजिद अली शाह। ठीक है, कौन था, वाजिद अली शाह को जेल भेज दिया गया।
और चीफ कमिश्नर उसे अपदस्थ कर किसी चीफ कमिश्नर लॉरेंस को उस पद पर बैठा दिया गया, और उसकी पत्नी जो क्या है बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल क्या हुआ, बहुत क्रोधित हुआ, और इस प्रकार 1857 की क्रांति में क्या हुआ, वो अवध क्षेत्र से लड़ाई में कूद पड़े। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य है, तो सतारा, संबलपुर, बघार, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, क्रम याद रखना, कहाँ से शुरू हो रहा है, 48, 49, 50, 51 छोड़ देना है, 52, 53, 54। ठीक है, 56 में याद रखना कौन सा, अवध, कौन सा, अवध। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। किसने लाया, तो लाल डलहौजी 1848। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब बात कर लेते हैं कौन सा, भू राजस्व व्यवस्था की, किसकी, भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था प्रमुख रूप से 3 भू राजस्व व्यवस्था चलाया था। ठीक है, कि कौन रूप से, प्रमुख रूप से बोल रहा हूं ना, कौन कौन सा, तो एक था आपका स्थायी बंदोबस्त, एक था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा था महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त क्या था, तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को क्या हुआ था, जमीन का मालिकाना हक दिया था, और जमींदार क्या करते थे, लगान वसूलते थे। क्या करते थे, लगान वसूलते थे। ठीक है, पहला देख लेते हैं कौन सा, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, किसने लाया बोलेगा, या फिर कब लाया बोलेगा, तो स्थायी बंदोबस्त लाने वाला कौन था, कार्नवालिस था। कब, 1993 में। ठीक है, कौन, कार्नवालिस कब लाया गया बोलेगा, क्या है, 1793 में क्या लाया गया, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, कहाँ कहाँ के लिए था, क्षेत्र कहाँ कहाँ के लिए था, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, इसके 19% क्षेत्र में, किसके, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 19% क्षेत्र में किसने लाया, तो कार्नवालिस ने। कब लाया, तो 1793 में। ठीक है, एडिट थोड़ा सी मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकते हैं ये मैं कल बता दूंगा। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस 1793 में। कब आया गया, 1793 में। ठीक है, इसका मुख्य प्रावधान क्या था, तो इसे क्या कहा जाता था, इस्तमरारी। ठीक है, इस्तमरारी, या फिर इसी को क्या कहा जाता था, जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जमींदार, ठीक है, जमींदार जमीन का मालिकाना हक रखते थे। ठीक है, मालिकाना हक रखते थे, ठीक है, और इसमें क्या था, लगान वसूलते थे। लगान कौन वसूलते थे, जमींदार। कौन, जमींदार, और लगान का 1/11 अपने पास रखता था, और कंपनी को कितना देता था, कंपनी को देता था 10/11। ठीक है, 10/11 भाग क्या करते थे, कंपनी को देते थे। ठीक है, इसी में हम लोग देख लेंगे, एक होता था सूर्यास्त कानून व्यवस्था। ठीक है, क्या था, सूर्यास्त कानून व्यवस्था। वो क्या था, तो जमींदार अगर लगान को वसूल नहीं कर पाता, तो उसी रात के सूर्यास्त होने तक क्या कर देते, उसे हटा देते जमींदारी व्यवस्था से, और उसकी जमीन को छीन लेता, और किसी दूसरे जमींदार को क्या कर देता, उस व्यवस्था को सौंप देता। उसे क्या कहा जाता है, सूर्यास्त कानून। क्या कहा जाता है, सूर्यास्त कानून, इसे याद रखना। ठीक है, चलो फिर दूसरा देखते हैं कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को 2 लोगों ने मिलकर चलाया था। कौन कौन, एक था कौन, कर्नल रीड, और एक था मुनरो। कौन, कर्नल रीड और एक था मुनरो। कर्नल रीड और एक था मुनरो। ठीक है, कब आया, तो 1792 में। कब आया, 1792 में। क्षेत्र पूछेगा तो मुंबई क्षेत्र। कौन सा, मुंबई। कितना परसेंट, 50% एरिया। ठीक है, कितना, 50% एरिया। रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका प्रमुख खास बात क्या था, तो यह रैयत क्या थे, जमीन का
भूमि स्वामी होता था या फिर जमीन के जमीनाना हक रखते थे। ठीक है, क्या करते थे? जमीनाना हक रखते थे। और अंग्रेज जो है किसानों से डायरेक्ट कर वसूलते थे या फिर लगान क्या करते थे? वसूलते थे। लगान का उपज कितना था? तो उपज का लगान कितना था? तो उपज का 30%। कितना था? उपज का 3%। अगर उपज नहीं होता है तो भी क्या करना था? लगान चुकाना पड़ता था। ठीक है, क्या करना था? लगान चुकाना पड़ता था। रैयतवाड़ी में रैयतों को क्या मिलता था? जमीन का मालिकाना हक। ठीक है, मालिकाना हक मिलता था। और इस व्यवस्था में क्या होता था? जो अंग्रेज थे, ठीक है, अंग्रेज क्या करता था? किसानों से डायरेक्ट, किसानों से सीधा कर वसूलते थे, वसूलते थे या फिर क्या करता था? लगान वसूलता था। और लगान कितना था? तो लगान था कितना? उपज का, लगान कितना था? उपज का 30%। कितना था? लगान कितना था? तो उपज का 30%। और अगर उपज नहीं होता है तो भी क्या करना पड़ता था? लगान चुकाना पड़ता था। ठीक है, क्या करना था? अगर लगान नहीं होता, सॉरी, उपज नहीं होता तो भी कितना? 30% लगान क्या करना पड़ता? चुकाना पड़ता था। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं कौन सा? महलवाड़ी, महलवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, इसका प्रमुख प्रावधान क्या है? तो महलवाड़ी व्यवस्था लाया था, किसने लाया था? तो इसमें भी दो का नाम देखेंगे हम लोग। पहला देखेंगे मैकेंजी और दूसरा देखेंगे मार्टिन बट का। ठीक है, किसका? मार्टिन बट का। पहला देखेंगे मैकेंजी और दूसरा देखेंगे मार्टिन बर्ड। ठीक है, कौन? मार्टिन बर्ड 1833 में। और मैकेंजी ने कब? 1819 में। कब? 1819 में। ठीक है, कब? 1819 में। ठीक है, कहाँ कौन से क्षेत्र था? तो याद रखना, संयुक्त प्रांत। कौन सा? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। ठीक है, कौन कौन सा? संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब इस क्षेत्र के अंतर्गत आया था। महलवाड़ी का अर्थ होता है क्या चीज? गांव। क्या होता है? महलवाड़ी का अर्थ गांव होता था। और लगान, ठीक है, जमीन का मालिकाना हक कौन रखते थे? किसान रखते थे। ठीक है, इस व्यवस्था में जमीन का मालिक कौन होते थे? किसान होते थे। कौन होते थे? किसान होते थे। और लगान, लगान कौन वसूलते थे? तो लगान का कितना? 30%। उपज का कितना? सॉरी, लगान कौन वसूलते थे? तो मुखिया। कौन? मुखिया या फिर संयुक्त रूप से संपूर्ण गांव वाले। कितना था? तो उपज का कितना था? तो उपज का, गांव के उपज का ना, गांव के उपज का 30%। गांव के उपज का कितना था? 30% क्या था इसमें? लगान था। ठीक है, और एकत्रित करके कौन देता? गांव का मुखिया या फिर गांव वाले संयुक्त रूप से, या फिर महलवाड़ी। ठीक है, महल का मतलब क्या होता है? गांव होता है। लाने वाला कौन है? तो मैकेंजी 1819 और मार्टिन बट 1833 में। ठीक है, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब। ठीक, यहां तक क्लियर है? चल ठीक, क्लियर है? चल ठीक है, ये 1792 ऊपर आएगा, शायद 1793 नीचे आएगा। ठीक है, इसे देख लेना एक बार, स्थायी बंदोबस्त, या फिर मैं कल इस डेट को क्या कर दूंगा? कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे आगे जो ये सब कारण था, ये सब जितने भी व्यक्तिगत उनके पॉलिसीज देखे हैं वो सब क्या हो जाता है? कारण हो जाता है। प्रमुख कारण क्या? कौन सा? आपका आर्थिक कारण। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग सैनिक कारण भी देखेंगे और वो कारण भी देखेंगे, और 1857 की घटना के बारे में कल क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, चलो। अरे यार।